तो मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास, एक ब्लॉक है आपके पास, ठीक है ना, 5 kg का ब्लॉक है और यहाँ म्यू एस की वैल्यू आपको दी गई है 0.5। तो पूछा जा रहा है एफ की मिनिमम वैल्यू फॉर ब्लॉक टू स्टार्ट मूविंग। पहली चीज ये बतानी है आपको, और दूसरी चीज बतानी है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक if force applied is 2 times F minimum, और म्यू के आपको दिया गया है 0.4। ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया है F, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लगेगा 2F, और आपके ब्लॉक के ऊपर यहाँ फोर्स लग रहा होगा 4F। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, कितनी लग सकती है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है म्यू एस इंटू नॉर्मल है आपका 50, यानी कि 25 न्यूटन। तो ब्लॉक कब चलना स्टार्ट कर देगा, जब आपका लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन को ओवरकम कर जाए। तो यहां आप लगा रहे हो 4F और यहां लग रहा है 25 न्यूटन। तो जस्ट मूव कराने के लिए 4F मस्ट बी इक्वल टू 25 न्यूटन। तो F की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो आ रही है 25/4 न्यूटन। जस्ट वाला आंसर दे देते हैं हम, ठीक है ना। एक्चुअल में आपको इससे थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लगानी होगी, मिनिमम में जस्ट ये कह सकता हूं। क्लियर है। अब बोला गया था कि अब ब्लॉक के ऊपर आपने इसका डबल फोर्स लगाया है। डबल फोर्स लगाया है तो यहाँ पे 4F लग रहा था, उसकी जगह यहाँ पे क्या लग जाएगा 8F मिनिमम। बात समझ आई क्या। यहाँ पे क्या लग जाएगा 8F मिनिमम। क्लियर है। F मिनिमम हम निकाल चुके हैं, यानी आपने फोर्स यहाँ पे कितना लगाया है 8 इंटू 25/4, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स आगे लगाया जा रहा है। अच्छा, अब क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे रह नहीं सकता, क्योंकि वो तो 4F के लिए रेस्ट पे रह सकता था, तो अब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू के इंटू नॉर्मल, है कि नहीं, जो आपको मिल गया कितना 20 न्यूटन। तो अब हमें सिर्फ एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन बड़ी आसानी से 50 माइनस 20 बाय मास है 5 kg, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। कोई डाउट किसी को, कोई समस्या, कोई कष्ट, बता दो भाई। क्लियर है। चलो, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो म्यू एस आपको दिया गया है 0.5 और यहां पे ब्लॉक है एक 10 kg का, ठीक है ना। या मैं म्यू एस ले लेता हूं 3/4 और यहां से हमने फोर्स लगाया है F, ये एंगल है 37 डिग्री। तो क्वेश्चन है आपका F की मिनिमम वैल्यू फॉर द ब्लॉक टू स्टार्ट स्लाइडिंग, और दूसरा आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इफ F इज इक्वल टू 2 टाइम्स F मिनिमम। अगर आप डबल फोर्स लगा देते हो तो फिर कितना एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ट्राई करो सभी लोग।
चलो भाई देख लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, एफबीडी बना लेते हैं। क्या क्या दिया होगा फ्री बॉडी डायग्राम में, सबसे पहले mg लग जाएगा 100 न्यूटन, एक आ जाएगा आपका नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर। फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, F cos 37 यानी कि 4F/5 और F sin 37 यानी कि 3F/5। फ्रिक्शन अगर लग सकता है तो इधर ही लग सकता है, इसे रोक के रखने के लिए। सबसे पहले y डायरेक्शन में तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ नॉर्मल ऊपर की तरफ है प्लस 3F/5, ये होना चाहिए नीचे लगने वाला 100 न्यूटन। दूसरी चीज x में भी नेट फोर्स जस्ट 0 हो जाए तभी तो मूवमेंट स्टार्ट होगा, यानी 4F/5 ये इक्वल हो जाना चाहिए फ्रिक्शन के, जो कि इक्वल होता है म्यू एस इंटू एन के। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब बस हमें क्या कैलकुलेट करना था, यहां से f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं लिख सकता हूँ 4F/5, ये हो जाना चाहिए म्यू जो कि है 3/4 इंटू नॉर्मल, जिसे मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस 3F/5, ये हो जाएगा 4F/5 माइनस 9F/20, सॉरी प्लस हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए आपका 75, है कि नहीं? सही है, तो यहां से आ गया 20 अपॉन, यहां पे हमें मिल जाएगा 16 प्लस 9 यानी 25, ये हो जाना चाहिए 75, और F की जो मिनिमम वैल्यू आपको मिली वो मिली 60 न्यूटन। तो मैं जानता हूं मैक्सिमम लोगों ने जो गलती की होगी वो आपने फ्रिक्शन की वैल्यू ली होगी म्यू एम जी, तो यही गलती नहीं करनी है। फ्रिक्शन म्यू एम जी नहीं होता है, फ्रिक्शन एन होता है। और अब तक सारे क्वेश्चंस में y में कोई फोर्स नहीं आता था, इसलिए n इज इक्वल टू एम जी हो जाता था। लेकिन यहाँ नॉर्मल रिएक्शन इक्वल नहीं है mg के, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल नहीं है, तो आपको पूरा fpd बना के सॉल्व करना पड़ेगा। अरे क्लियर हुई क्या बात? यानी 60 न्यूटन का फोर्स जब आप लगाओगे तब जाके आपका ब्लॉक मूव करेगा। आई होप आपका आंसर सही नहीं आया हो, लेकिन आपको अपनी गलती महसूस हो गई हो, आपने कहाँ मिस्टेक की है ये आपको समझ आ गया हो। क्लियर है क्या सभी को? बस ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया है। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि इसका डबल फोर्स अगर मैं लगा दूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वही फिर से आपको एफबीडी बनाना है, इसलिए हमने फोकस किया था स्टार्टिंग में एफबीडी बनाने पे। नीचे लग जाएगा 100, ऊपर लग जाएगा नॉर्मल, यहाँ पे कंपोनेंट आएगा तो वो 120 cos 37 और 120 sin 37। बात समझ आई? तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 480/5 यानी 96 न्यूटन, और ये हो गया आपका कितना 360/5 यानी 72 न्यूटन। क्लियर है कि नहीं? यहां पे लग सकता है आपका फ्रिक्शन, एक्सीलरेशन इधर ही हो सकता है, मैं मान लेता हूं ए। सबसे पहले मैं नॉर्मल निकाल लेता हूं, तो n प्लस 72 न्यूटन, ये हो जाना चाहिए 100 न्यूटन। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन y में इक्वेशन लिख के आपको सीधा मिल जाएगा कितना, 28 न्यूटन। समझ आ गई बात? नॉर्मल आ गया 28 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूं मैं। म्यू के यहाँ पे दिया नहीं है तो म्यू एस की इक्वल ले लेंगे 3/4 इंटू नॉर्मल यानी 21 न्यूटन। ये आपका फ्रिक्शन आ गया है। अब बेसिकली एक्स में अगर आप देखो तो यहाँ लग रहा है आपका 21 न्यूटन और आगे की तरफ लग रहा है आपका 96 न्यूटन, और ब्लॉक है हमारा 10 kg का। एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, तो 96 माइनस 21 ये होना चाहिए 10 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें देखो कितनी मिल जाएगी, 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे सही है कि नहीं? क्या मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? वो चेक कर लो, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाना चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बाकी मेथड मैंने किस तरीके से किया है ये सबको क्लियर है क्या? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? फर्स्ट पार्ट के लास्ट में क्या डाउट है? आप अपना डाउट नहीं लिखा, आपने सिर्फ लिखा है फर्स्ट पार्ट के लास्ट में। क्या डाउट है जल्दी बोलो भाई, टाइम मत वेस्ट करो। कैलकुलेशन मिस्टेक है फर्स्ट पार्ट के लास्ट में। ओके ठीक है भाई।
क्या सबको क्लियर है किस तरह से मैंने किया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो है पुशिंग वर्सेस पुलिंग। तो है तो ये एक क्वेश्चन, पर मैं इसे आपको याद रखवा दूंगा थ्योरी के तरीके से। पुशिंग वर्सेस पुलिंग का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, अब हम सभी ने अपने जीवन में किसी ना किसी बॉक्स को धक्का देने की कोशिश तो की है मूव करने के लिए। तो ये जो फिनोमिना होता है धक्का देना, इस तरह से आप जब फोर्स लगाते हो तो उसे आप कहते हो पुशिंग, है ना। जबकि ये जो फिनोमिना है, इसी ब्लॉक एम को मैं ऐसे करके फोर्स से खींचूं, इस तरह से मैं फोर्स लगाऊं, तो उसे आप क्या कह देते हो? पुलिंग कह देते हो। तो अगर सरफेस हमारा रफ है, ऑन रफ सरफेस, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चीज आसान होगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा मैं हमेशा, फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स विच वन इज इजियर, विच वन इज इजियर, कौन सा आसान होगा, पुशिंग या पुलिंग? ये मेरा क्वेश्चन है। एक बॉक्स जमीन पे रखा हुआ है, रफ सरफेस है यानी फ्रिक्शन लग सकता है, आप हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स ही लगा सकते हो। तो मैं जानना चाहता हूं कि पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, बताइए। तो इन क्वेश्चंस को करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है, आप ये देखोगे कि मिनिमम फोर्स मुझे कितना लगाना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं अगर पुश करने की कोशिश करता हूं इस तरह से F, तो मुझे फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस केस में म्यू एम जी होगी, होगी कि नहीं। तो आपको फोर्स कितना चाहिए, F। और जब आप पुल करने की कोशिश करोगे तब भी आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन इस केस में अभी भी क्या होगा, म्यू एम जी। तो आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, F। अरे तो सेम ही बात तो है, अरे सेम ही बात तो है, बोथ रिक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट, इक्वल एफर्ट। और ये क्यों इक्वल एफर्ट चाहिए, क्योंकि इक्वल फ्रिक्शन एक्ट करता है, इक्वल अमाउंट में फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर किसी कारणवश किसी एक केस में अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा होता तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता, तो वो चीज मुश्किल हो जाती, कम फोर्स लगाना पड़ता तो वो चीज आसान हो जाती। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो हॉरिजॉन्टल में तो पुशिंग और पुलिंग दोनों क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं सेकेंड केस, व्हेन फोर्सेस कैन बी अप्लाइड at an angle to horizontal, at an angle to horizontal, क्या मतलब है मेरा? क्या हो गया ये? मिट जाओ। ठीक है ना, मैं कह रहा हूं कि फोर्स जो है इस बार आप एक एंगल पे लगा सकते हो। तो अब इस केस में मैं जानना चाहता हूं कि भाई पुशिंग आसान होगा या पुलिंग आसान होगा। एम मास का ब्लॉक है हमारे पास, और यहां भी केस में हमारे पास एम मास का ब्लॉक है। तो पुश करने का मतलब हो गया इस तरह से धक्का देना किसी भी ब्लॉक को किसी एंगल पे, और पुल करने का मतलब हो गया कि इस तरह से धक्का देना किसी ब्लॉक को। तो ये आपका पुलिंग है और ये आपका पुशिंग है। तो आप सभी ने ये लाइफ में कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो विच वन इज इजियर, विच वन इज इजियर? तो इसे हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं और लॉजिक से भी बता सकते हैं। चलो पहले आंसर दो, कौन क्या आंसर दे रहा है, बताइए भाई। तो देखो इसका आंसर यहां बड़ी आसानी से आ जाएगा
कैसे? मैं एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन ही दे देता हूं, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी चलो क्वेश्चन की, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का भी हमें जवाब मिल जाएगा। तो एक पत्थर था हमारे पास जो 10 kg का है। दोनों ही केसेस में म्यू एस की वैल्यू 0.5 है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, मैंने एक फोर्स लगाया यहां से F1, एंगल है मेरा 37, और एक बार मैंने फोर्स लगाया इस तरह से F1, एंगल है मेरा 37, F1 नहीं F2। तो आपको बताना है कि मिनिमम वैल्यूज of F1 and F2 for blocks to move, बताओ भाई, सॉल्व करना है आपको। 37 डिग्री पे हम फोर्स लगा रहे हैं, आपको बताना है F1 और F2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि पत्थर चलने लग जाए। तो ये पुशिंग और पुलिंग का केस है, ये केस है आपका पुशिंग, सब कुछ सेम है, एंगल सब सेम है, और ये है पुलिंग। तो जिसमें फोर्स ज्यादा आएगा वो चीज मुश्किल होगी। ठीक है, तो देख लो दोनों ही केसेस के लिए मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा f cos 37 यानी कि 4f/5, यहाँ पे आ जाएगा f sin 37 यानी कि 3f/5। फ्रिक्शन ऑब्वियसली यहाँ पे लगेगा, mg नीचे 100, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n। तो इस केस के लिए अगर हम इक्वेशंस बनाएं तो देखो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आएगी 100 प्लस 3f/5, और अगर आप फोर्सेस को इक्वल करो तो 4f/5 ये इक्वल हो जाना चाहिए फ्रिक्शन, यानी कि म्यू इंटू नॉर्मल 100 प्लस 3f/5। यहां से आपको मिलेगा 4f/5 माइनस 3f/10, ये इक्वल हो जाना चाहिए 50 के। समझ आया? यहां से f की वैल्यू हमें मिल जाती है कितनी, 100 न्यूटन। यानी अगर आप ब्लॉक को पुश करना चाहते हो तो आपको 100 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। जबकि पुल करते समय अगर हम देखें तो यहां आ रहा है 4f2/5, यहां आ रहा है 3f2/5 और अपॉन नॉर्मल, और नीचे आएगा mg 100, फ्रिक्शन यहां पर। अब नॉर्मल की वैल्यू अगर आप लिखो तो वो आएगी 100 माइनस 3f/5, और x के अंदर बैलेंस करो फोर्स, तो 4f/5 होना चाहिए हाफ 100 माइनस 3f/5। समझ आई बात? यहां से हमें कितना मिल जाएगा, यहां से देखो आपको मिलेगा 4f/5 प्लस 3f/10, ये हो जाना चाहिए 50, और f की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी 500/11 न्यूटन। तो अगर हम देखेंगे, बताओ भाई F1 बड़ा है या F2 बड़ा है, तो आपको साफ दिख रहा है कि F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी ब्लॉक को पुश करना ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू पुल करने के। और लॉजिकली भी अगर आप देखो तो सारी चीज नॉर्मल पे बेस्ड है, जिस केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा उस केस में फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लॉक को चलाने के लिए। अरे समझ आई कि नहीं आई बात? तो यहां से हमें क्लियरली पता लग जाता है क्या, कि पुल करना इज मच इजियर देन पुशिंग। तो अगर हॉरिजॉन्टल लेवल पे बात करूं मैं तो पुलिंग और पुशिंग इक्वल है, लेकिन अगर किसी सेम एंगल पे आप फोर्स लगाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आसान क्या होगा, पुल करना आसान होगा, क्योंकि उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कम होगा कंपेयर टू पुश करने वाले केस में। क्या क्लियर हुआ ये? क्या ये क्लियर हुआ? क्या एक अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं इसी पे बेस्ड सभी लोग? फटाफट बताओ। चलो,
तो एक क्वेश्चन याद कर लेंगे मतलब सॉल्व कर लेंगे और उसे याद भी रखेंगे रिजल्ट जो है, ठीक है ना, रिजल्ट की तरह याद रखना है। तो क्वेश्चन है आपका ये कि m मास का ब्लॉक है और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू और यहां से फोर्स लगाया जा रहा है F, ये एंगल है थीटा। तो आपको बतानी है find the value of theta such that minimum force is required to move the block। तो एक पत्थर है, आपने F फोर्स लगाया है। अब ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन आप किस एंगल पे लगा रहे हो फोर्स, आपको अलग अलग तरीके से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो आपको एंगल की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए मिनिमम फोर्स लगाने पर पत्थर चलने लग जाएगा। बात समझ आई क्या? तो थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए हमें मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव द ब्लॉक। ट्राई करो सभी लोग। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली पुल कर रहे हैं। तो किस एंगल पे हम पुल करें ताकि हमें सबसे कम मेहनत करनी पड़े, ये हम जानना चाहते हैं। जीवन में काम भी आएगा तुम्हारे, कभी अगर तुम्हें पत्थर घसीटना हो तो मिनिमम एंगल आपको बताना है। ठीक है भाई। तो देखो कुछ चीजें तो सबने कर ली होंगी, जैसे यहाँ पे कंपोनेंट F cos थीटा आ जाएगा, यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा F sin थीटा, ऊपर आपका नॉर्मल रिएक्शन N, नीचे आपका mg और फ्रिक्शन ऑब्वियसली पीछे लग जाएगा F। तो मैं देख सकता हूँ कि N प्लस F sin थीटा ये होना चाहिए mg। तो नॉर्मल की वैल्यू सबको मिल गई होगी mg माइनस F sin थीटा। और फिर सभी ने x में फोर्स बैलेंस कर दिया होगा, यानी F cos थीटा ये होना चाहिए फ्रिक्शन, यानी कि म्यू n, यानी कि म्यू mg माइनस F sin थीटा। तो यहां पे अगर आप देखो तो आपको मिलेगा F cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है ना, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, म्यू mg के। अरे समझ आया कि नहीं? तो यहां से आपको F की जो वैल्यू मिल जाएगी, F की वैल्यू मिल जाएगी आपको म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो ये तो फोर्स है जो कि खुद ही थीटा पे डिपेंडेंट है। अब डिपेंडिंग ऑन थीटा आपको अलग अलग फोर्स की वैल्यू मिलेगी। अब हमें क्या चाहिए, वी वांट मिनिमम फोर्स। तो आपके पास फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा आ चुका है, आप फोर्स को मिनिमाइज करना चाहते हो। तो जिस फंक्शन का मिनिमा निकालना होता है, याद करना था आपको क्या, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था हमने, इसी दिन के लिए पढ़ा था मैक्सिमा मिनिमा। तो आपको df बाई डी थीटा इसे क्या करना होगा, 0। df बाई डी थीटा यानी d बाई डी थीटा ऑफ म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को आपको क्या करना है, 0। इसे हम डिवीजन रूल से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी यानी cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ऊपर वाली चीज का डिफरेंशिएशन यानी d बाय डी थीटा ऑफ म्यू mg जो कि खुद ही कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो गया, माइनस म्यू mg एज इट इज, नीचे वाली चीज का डिफरेंशिएशन d बाय डी थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा का होल स्क्वायर, इसे हम क्या कर देंगे, 0। तो ये आपको मिल गया 0 माइनस म्यू mg cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ये क्या हो जाना चाहिए, 0। आप देखो आपको यहां से मिलेगा sin थीटा ये होना चाहिए म्यू cos थीटा, या tan थीटा ये होना चाहिए म्यू। तो जो रिजल्ट आपको मिलेगा
to apply minimum force, object must be pulled at theta is equal to tan inverse mu। तो जब भी आप अपना फोर्स tan इनवर्स म्यू पे लगाते हो, इतने एंगल पे लगाते हो, तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा किसी भी ब्लॉक को मूव करने के लिए। तो इसे हम रिजल्ट की तरह भी याद रखेंगे। क्लियर है क्या सबको? कोई डाउट किसी को? ये सिंपल सा उसका डिफरेंशिएशन हमने किया था। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई, कोई कष्ट या समस्या? सिंपली मैंने डिफरेंशिएट करके निकाल लिया। तो जब भी आप फोर्स लगाते हो tan इनवर्स म्यू पे, तो आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है किसी भी ब्लॉक को मूव कराने के लिए। बिल्कुल, अभी हमने वो किया नहीं है, इसलिए अभी करेंगे, ठीक है ना? वही हमारी अगली हेडिंग है। चलो, तो अगली चीज है हमारी जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज किसे बोला जाता है? तो ये कहलाता है एंगल मेड बाय एन इंक्लाइन with horizontal such that object placed on it starts sliding is called angle of repose, क्या मतलब हुआ मेरा? मतलब यह है कि मान लो आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है जो इनका इंक्लिनेशन थीटा है, और यहाँ पे आपने पत्थर रख दिया m मास का। मान लो कि सरफेस रफ है, तो क्या ब्लॉक स्लाइड कर जाता है हमेशा? आप सब करके देख सकते हो। आपके पास अगर कोई कॉपी है, उसके ऊपर कोई भी ब्लॉक को रखो, और आप जैसे जैसे उसको बिल्कुल फ्लैट रखोगे अगर, तो ब्लॉक उसके ऊपर रखा रहेगा। अब हल्का हल्का आप नोटबुक को अगर टिल्ट करने की कोशिश करो, जैसे मैंने इस तरह से रखा हुआ था अगर ब्लॉक को, अब धीरे धीरे मैं इसे इधर से घुमा के यहां से फिक्स रखते हुए टिल्ट करने की कोशिश करूं, ठीक है ना? ऐसी सिचुएशन होती जाए, टिल्ट करने की कोशिश करूं, यानी एंगल को मैं बढ़ाता जाऊं, तो एक पर्टिकुलर एंगल आता है जिसपे कि पत्थर फिसलने लग जाएगा, या जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा है अपनी नोटबुक के ऊपर वो स्लाइड करने लग जाएगा, है कि नहीं? उससे कम एंगल पे स्लाइड नहीं करेगा, उससे ज्यादा एंगल पे ऑब्वियसली स्लाइड करेगा, पर वो एक डिफरेंशिएट करने वाला एंगल है जिससे कम एंगल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करेगी, उससे ज्यादा एंगल पे ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगी। ये सबको क्लियर हुआ क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो हमें वही एंगल कैलकुलेट करके बताना है। मान लो ये ब्लॉक है और यहां आपका इंक्लाइंड प्लेन है, और ये आपका एंगल दिया, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है म्यू। तो अब अगर ब्लॉक स्लाइड करने वाला है, यानी हम इसके लिए एफबीडी बना सकते हैं। एफबीडी में हम फोर्सेस क्या क्या ड्रॉ करेंगे? एक आएगा अलोंग द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट, जो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, mg sin थीटा आता है। एक आएगा इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, जो आपको याद होना चाहिए mg cos थीटा आता है। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लग जाएगा, और ऑब्वियसली फ्रिक्शन यहाँ लग रहा होगा रोक के रखने के लिए। समझ आई ना बात? नॉर्मल की वैल्यू होगी mg cos थीटा, और क्योंकि ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर गया है, यानी अलोंग इंक्लाइन नेट फोर्स क्या हो गया होगा? जीरो। अलोंग इंक्लाइन जस्ट फोर्स क्या हो गया होगा? जीरो। यानी मैं कह सकता हूं कि mg sin थीटा ये इक्वल हो गया होगा किसके? म्यू mg cos थीटा के। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको रिजल्ट क्या मिला है? आपको रिजल्ट मिला है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अरे यही तो रिजल्ट हमने अभी देखा। तो ये रिजल्ट दो जगह काम आता है। एक तो tan इनवर्स म्यू कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज, यानी वो एंगल जो आपको हॉरिजॉन्टल के साथ किसी इंक्लाइंड प्लेन का बनाना पड़ेगा ताकि आपकी ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, तो उसकी वैल्यू भी आती है tan इनवर्स म्यू। और दूसरी चीज, अगर कोई ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, तो कितने एंगल पे आपको ब्लॉक को पुल करना चाहिए ताकि आपको मिनिमम फोर्स लगाना पड़े, वो भी आता है tan इनवर्स म्यू। अरे क्लियर हुआ क्या? अरे क्लियर हुआ?
बस तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बड़ा ही आसान। तो एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं मैं कि म्यू दे दूं और आपसे थीटा पूछ लूं, वो तो कुछ बात ही नहीं होगी। तो क्वेश्चन है sand is to be piled in form of a conical pile, ठीक है ना, such that no sand particle falls out the circular region of radius 8 meter, ठीक है ना। if coefficient of friction between sand particles is mu is equal to 3/4, तो find the maximum possible height of sand pile। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, एक सर्कल बना हुआ था, उसमें आप रेत का ढेर लगाना चाह रहे हो, क्योंकि कोनिकल फॉर्म में रेत का ढेर लगेगा। तो इस सर्कल की रेडियस आपको 8 मीटर दी गई है। तो बोला गया है कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक मैं इसमें रेत भर सकता हूं ताकि कोई भी सैंड का पार्टिकल इस सर्कल के बाहर ना गिरे। बात समझ आई? आपने ऐसा देखा होगा, सैंड कहीं पे पाइल बना के रखते हैं तो कोई रेत 8 मीटर के बाहर ना गिरे, आपको ये बताना है। ट्राई करो सभी लोग। ठीक है, तो देख लो, क्वेश्चन बेस्ड था एंगल ऑफ रिपोज पे। तो मान लेते हैं जस्ट यहाँ का सैंड पार्टिकल स्लाइड करने वाला है, तो यानी ये जो एंगल बन चुका होगा ये एंगल ऑफ रिपोज बन चुका होगा। टेन थीटा हमें पता है कितना हो जाना चाहिए, म्यू की इक्वल यानी 3/4, जस्ट अगर स्लाइड करवाना है तो, तभी तो पार्टिकल स्लाइड होके बाहर गिरेगा। तो टेन थीटा को मैंने म्यू कर दिया, और टेन थीटा इस ट्राइंगल से आप देख सकते हो कितना है, h/8। h आ गया आपका 6 मीटर। कितना आसान सवाल था, आपको सिर्फ एंगल ऑफ रिपोज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? अरे समझ आ गया?
अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो, थोड़ा सा बेटर इससे? चलो, तो आपको बताना है द मैक्सिमम हाइट टू विच द ant will be able to climb on the ball। तो एक आपके पास बॉल है इस तरह का, ठीक है ना, जो कि एक सरफेस के ऊपर रखा गया है, और यहाँ पे आपके पास एक एंट है, यानी चींटी है आपके पास छोटी सी, जो कि इसमें चढ़ना शुरू करती है ऊपर। तो मैक्सिमम हाइट कहाँ तक वो चढ़ पाएगी, आपको ये वैल्यू बतानी है। और आपका बॉल जो है वो पैराबोलिक बॉल है, और बॉल की इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल टू 4x², ठीक है ना। जहां जहां से वो स्टार्ट हो रही है उसे मैं ओरिजिन बोल देता हूं, ये ऑब्वियसली x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस है। बता दो मैक्सिमम कितनी ऊंचाई तक वो चढ़ पाएगी?
चलो भाई देख लेते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस बॉल का हर एक पॉइंट किसी न किसी इंक्लाइन प्लेन का पार्ट कहला सकता है कि नहीं। अब चींटी एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचेगी और उसके बाद वो स्लिप करना स्टार्ट कर देगी, यानी उसके ऊपर वो चढ़ नहीं पाएगी। तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये वो पॉइंट था इस हाइट एच पे, तो ये किसी न किसी इंक्लाइन का पार्ट होना चाहिए, है कि नहीं। और जब एंड यहाँ पे पहुंचे तो वो स्लिप करना स्टार्ट कर दे। तो ये इंक्लिनेशन मान लो थीटा है, तो हमें पता है कि tan थीटा जिस समय पे हो जाएगा म्यू यानी 1/2, तो एंड स्लाइड करना शुरू कर देगी। अब यही बेसिकली टेंजेंट का स्लोप है। आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं, dy/dx, यही तो होता था tan थीटा। तो मैं निकाल देता हूँ dy/dx यानी कि 8x। बात समझ आ रही है। तो हमें यही बताना था कि कब स्लोप 1/2 हो जाएगा, यानी 8x जब इक्वल होगा 1/2 के, तब एंट ऊपर चढ़ना बंद कर देगी। तो x आपको मिल गया कितना, 1/16, यानी एंट जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x में चल पाएगी वो कितना होगा, 1/16। तो अब आपको हाइट चाहिए थी। हाइट बेसिकली क्या है, y कोऑर्डिनेट है। अब रिलेशन हमें पता है, y है आपका 4x²। तो y में सिंपली क्या बोल सकता हूं, 4 इंटू 1/16 का होल स्क्वायर। तो हाइट जो मुझे मिलेगी 1/64 मीटर। तो एंड जो मैक्सिमम हाइट चढ़ पाएगी वो कितनी चढ़ पाएगी, 1/64 मीटर चढ़ पाएगी। क्लियर हुआ, श्रेष्ठ का सही था। अरे समझ आया क्या। तो ऐसे क्वेश्चन बेस्ड होगा एंगल ऑफ रिपोज पे, आपको खुद को फील करना होगा कि एंगल ऑफ रिपोज का क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देती है किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अगर, तो वो एंगल ऑफ रिपोज की ही प्रॉब्लम होती है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं। चलो आगे देख लेते हैं। आगे है फ्रिक्शन एंड टेंशन। तो फ्रिक्शन और टेंशन कैसे काम करता है ये अब हम समझने वाले हैं। तो इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल से। मान लो कि मैं दो ब्लॉक्स ले लेता हूं जिनके बीच में एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है ना, और दोनों ग्राउंड पे रखे हुए हैं। एक का नाम ए ले लो, एक का नाम बी ले लो। ये मान लो कि आपका 2 kg का है, ये मान लो आपका 3 kg का है, और म्यू एस की वैल्यू 0.5 है। और यहां से मैं फोर्स लगाता हूं F, ठीक है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिनिमम फोर्स जिसपे ब्लॉक मूव करने लग जाएंगे वो क्या होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट मैं खुद ही करके बता रहा हूं, आपको कुछ करना नहीं है। F मिनिमम फॉर ब्लॉक्स टू मूव। तो हमें एक चीज पता है कि ब्लॉक अगर मूव करेंगे तो साथ ही मूव करेंगे क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हैं, और अगर साथ मूव करने वाले हैं तो दोनों को एक ही ब्लॉक में बना सकता हूं ताकि टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाए। तो 5 kg का हो गया, आपने यहां से लगाया F। अच्छा, दोनों पे फ्रिक्शन लगेगा, दोनों के लिए म्यू सेम है, तो या तो आप इंडिविजुअली फ्रिक्शन निकाल के ऐड कर दो या डायरेक्टली क्या कह दो, म्यू mg यानी 0.5 इंटू 50 यानी कि 25 न्यूटन। तो F मिनिमम जो आपको चाहिए होगा दोनों ब्लॉक्स को मूव कराने के लिए वो कितना चाहिए, वो चाहिए 25 न्यूटन। भाई बात समझ आई क्या। तो 25 न्यूटन तक तो दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करने वाले। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां मैं लिखूंगा फोर्स की वैल्यूज। आपको मुझे यह बताना है कि बी पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, टेंशन कितना है स्ट्रिंग में, ए पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना है ब्लॉक्स का। क्या आपको कहानी समझ आ रही है मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे। इस पार्ट के लिए आपको ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है ना। एक सेकेंड, जरा ऐसे साइड में कर दें। ठीक है ना, मिनिमम फोर्स तो हम निकाल चुके हैं। अब मुझे क्या क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको दूंगा फोर्स की वैल्यूज, आपको बताना है फ्रिक्शन ऑन बी, टेंशन इन स्ट्रिंग, फ्रिक्शन ऑन ए, और एक्सीलरेशन। बात समझ आई। चलो सबसे पहले मैं लगा रहा हूं 0, फिर मैं लगाता हूं 10,
फिर मैं लगाता हूं 15, फिर मैं लगाता हूं 20, फिर मैं लगा देता हूं 22, 25 और 30। जल्दी से सभी की टेबल बनाओ और आप लिख लो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। आंसर तो नहीं दे पाओगे, मतलब टाइप करना बहुत मुश्किल होगा। मैं सॉल्व करूंगा, सिर्फ ये बता देना कितने लोग सही कर पाए हैं सारे पार्ट। ठीक है, ध्यान से करना। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो देखो, जीरो फोर्स अगर आप लगाओगे तो कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ जीरो रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बात आती है कि अगर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है। ध्यान से सुनना सभी लोग। बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 0.5 इंटू नॉर्मल, इसका 30 है यानी 15 न्यूटन। और ए पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, वो लग सकता है 0.5 इंटू 20 यानी कि 10 न्यूटन। टोटल हमें पता था 25 न्यूटन लग सकता है, पर इंडिविजुअल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अब टेंशन हमें निकालना है। तो दोनों को सिंगल ब्लॉक नहीं बना सकते, वरना टेंशन इंटरनल फोर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो बात आती है, आपने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स। अगर आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो क्या बी ब्लॉक मूव करेगा? नहीं। ये मैं पहले ही निकाल चुका हूं कि दोनों ब्लॉक्स तब तक मूव नहीं कर सकते जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन नहीं हो जाता। तो सीधी सी बात है, 25 न्यूटन तक तो एक्सेलरेशन तो मैं सभी में भर सकता हूं, जीरो ही आने वाला है कि नहीं। अब बात आती है फ्रिक्शन की। बी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है 15 न्यूटन, आपने एक्सटर्नली लगाया 10 न्यूटन। तो बी का अगर मैं एफपीडी बनाऊं, तो बी पे आपने लगाया 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगना चाहिए रोक के रखने के लिए? 10। ऑल्दो वो लग सकता था 15 न्यूटन, पर लगेगा थोड़ी ना 15। ऑल्दो वो लग सकता था 15 न्यूटन, पर वो लगेगा नहीं 15 न्यूटन। वो सिर्फ कितना लगेगा? 10 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि 10 न्यूटन की ही जरूरत है। अरे बात समझ आई क्या? टेंशन कितना होगा? क्या आप मुझे बता सकते हो टेंशन कितना होगा इस केस में? टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन होगा जीरो। क्यों होगा टेंशन जीरो? आप बी का एफपीडी देखो, अगर आप यहाँ पे टेंशन फोर्स लगा दोगे तो फिर से बैलेंस नहीं होंगी चीजें। और एक बात है, जब फ्रिक्शन ने पूरी बात संभाल ली तो रस्सी में टेंशन आने की जरूरत ही नहीं है। तो ए पे फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? अब ए का एफपीडी अगर आप बनाते हो तो ए पे आगे टेंशन ही तो लग सकता है, और उसको ही रोकेगा कौन? फ्रिक्शन। पर जब टेंशन ही नहीं है तो ए पे फ्रिक्शन कहां से आएगा? बात समझ आई क्या? अब आपने लगाया 15 न्यूटन, तो बी देखेगा कि भाई 15 न्यूटन मेरे पे आगे लग रहा है, क्या मैं 15 न्यूटन लगा सकता हूं? हाँ, मैं 15 न्यूटन लगा सकता हूं। तो क्या टेंशन की मुझे कोई जरूरत है एफबीडी में? नहीं। वो देख लेगा कि बी पे आगे लगाया गया 15, पीछे फ्रिक्शन लग गया 15, तो अब टेंशन की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तभी तो फोर्स बैलेंस होंगे। टेंशन जीरो। अब ए को तो सिर्फ किससे मतलब होता है? टेंशन से। वो तो टेंशन के अगेंस्ट काम करना चाहता है, तो टेंशन जीरो है, तो ए पे फ्रिक्शन भी क्या आ गया? जीरो। अब मैंने लगाया 20 न्यूटन। अब बी देखेगा, क्या मैं 20 न्यूटन लगा सकता हूं? नहीं। कितना लगा सकता है वो? सिर्फ 15 न्यूटन। पर वो मूव भी नहीं कर सकता 25 तक, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो बी पे आपने आगे लगाया 20, तो बी अपना पूरा फ्रिक्शन पीछे लगा देगा 15। लेकिन अब उसे जरूरत पड़ जाएगी कितने टेंशन की? 5 की, तभी तो टोटल जीरो हो पाएगा, क्योंकि उसे मूव नहीं करना है 25 तक। तो 15 न्यूटन का फ्रिक्शन आएगा, लेकिन इस बार टेंशन आ जाएगा कितना? 5 न्यूटन का। तो टेंशन आ गया 5 न्यूटन का, तो अब ए को देखो, ए पे आगे टेंशन आ गया है 5 न्यूटन। ए देखेगा, क्या मैं 5 न्यूटन का फ्रिक्शन लगा सकता हूं? तो उसे पता लगेगा वो 10 तक लगा सकता है, पर लगाएगा सिर्फ कितना? क्योंकि 5 की जरूरत है, तो 5 न्यूटन। आपने लगाया 22, तो फ्रिक्शन तो उतना ही लग सकता है, मैक्सिमम 15। अब इस बार टेंशन हो जाएगा 7 न्यूटन, तो ए पे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा? 7 न्यूटन। आपने लगा दिया 25, बी पे तो 15 ही लग सकता है, बचा हुआ कहां चला जाएगा? टेंशन में। समझ आ रही है ना बात? 15 इसने संभाला, 10 यहाँ पे आया, 10 यहाँ पे आया, तो इस पे 10 आया। क्या ये 10 लगा सकता है रोक के रखने के लिए? हाँ, तो ये कितना लगा देगा? 10 न्यूटन। लेकिन जैसे ही आपने 30 न्यूटन लगाया, अब क्या होगा? अब सिस्टम मूव करने वाला है, तो ये कितना लगा रहा होगा? भाई अपना पूरा मैक्सिमम। ये कितना लगा रहा होगा? भाई अपना पूरा मैक्सिमम। तो क्या टेंशन मैं बता सकता हूं 15 न्यूटन होगा?
क्या टेंशन 15 न्यूटन होगा? मुझे सिर्फ ये बताओ। बी के ऊपर आपने लगाया 30 न्यूटन, उस पर फ्रिक्शन लग गया 15 न्यूटन, क्या टेंशन 15 न्यूटन होगा? अरे नहीं, फिर तो रेस्ट पे रह जाएगा ना। यानी इस बार टेंशन कुछ आने वाला है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एफबीडी बना लेते हैं। ए प्लस बी साथ ही मूव करने वाले हैं 5 kg। आपने लगाया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन उन पे मिलके लग सकता है 25 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 माइनस 25/5, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दोनों का एक्सीलरेशन होने वाला है इस केस में। और अब टेंशन में कैसे निकाल लूंगा? बी के एफबीडी से। मुझे एक्सीलरेशन मिल चुका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 30 माइनस 15 माइनस टी, ये होना चाहिए मास ऑफ बी, यानी 3 इंटू एक्सीलरेशन 1। टी की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 12 न्यूटन। अरे भाई बात समझ आई क्या? टी की वैल्यू कितनी मिली? 12 न्यूटन। तो इस तरह से जब भी टेंशन की बात आती है तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। पहले चीज फ्रिक्शन संभालने की कोशिश करता है, अगर संभाल पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं संभाल पाता तो वो टेंशन को ढूंढता है कि मेरी मदद करो। टेंशन स्ट्रिंग में आ जाता है तो वो दूसरे ब्लॉक को इफेक्ट करता है और दूसरा ब्लॉक अपने फ्रिक्शन से पूछता है कि क्या हम रुके रह सकते हैं। तो सारी कहानी इस तरह से चलती है। क्या ये क्लियर हुआ है सभी को? जिनका भी राइट हुआ बहुत अच्छी बात है, आप ये खुद से कर पाए बहुत अच्छी बात है। लास्ट वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट था। यहां तक जो कथा चली थी, यहां तक की जो राम कथा है, ये डील होती है स्टैटिक्स के साथ, स्टैटिक्स के साथ। लेकिन जैसे ही आया, अब हम चले गए थे काइनेटिक्स पे, और काइनेटिक्स आते ही जैसे ही मूव करने लग गई चीजें, तो टेंशन आप फोर्स बैलेंस करके नहीं निकालोगे, आप एफबीडी से निकालोगे। अरे क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ? तो आज यहीं तक रखेंगे, आज यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे पढ़ेंगे, ठीक है? एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है ना बेटा? जो